अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीता ज़ेब। उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के व्लॉग में दो अहम पॉइंट्स आपके सामने रखने हैं और ये दो अहम पॉइंट्स ईरान और इजराइल से मुतालिक हैं। आप सब जानते हैं कि इस वक्त मशरिक़ वस्ता के हालात काफ़ी कशीदा है, जंग के बादल मंडला रहे हैं और इस जंग की शुरुआत की है इजराइल ने। अब एक तो आज के व्लॉग में इस सवाल से बात करेंगे कि नेतन्याहू ने जो होशरुबा इंकशाफात किए थे कि किस तरह से ईरान की सरजमीन से ही उन्होंने हमला किया है और ईरान को इस जंग की तरफ धकेला है, एक तो इस हवाले से। और सेकेंडली हम बात करेंगे कि ईरान और इजराइल की फ़ौजी ताकतों में से किसकी फ़ौज ज़्यादा ताकतवर है। आप सब जानते हैं कि इजराइल जिस तरह से फ़लस्तीन में अपनी जहरियत फैलाए हुए है, उससे तो सबको यही अंदाज़ा हो रहा होगा कि इजराइल इस वक्त बहुत ताकतवर है। लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि ईरान आबादी के हवाले से इजराइल से दुगना बड़ा मुल्क है। और अगर हम फ़ौज की बात करें, मैन फोर्स की बात करें, तो ये बताया जाता है कि ईरान के मैन फोर्स इजराइल से 6 गुना ज़्यादा है। तो यानी कि यहाँ पर एक कंपैरिजन बनता है कि आखिर किसकी फ़ौज ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि ये कहना गलत ना होगा कि इजराइल की अगर हम बात करें तो वहाँ पर उनकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, वहाँ के उनके जंगी तैयारे बहुत ज़्यादा जदीद हैं। लेकिन यहाँ पर ईरान भी पीछे नहीं है और जिस तरह से ईरान मुँह तोड़ जवाब दे रहा है, ये आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ईरान के पास भी फ़ौजी ताकत की बात की जाए तो क्या क्या साजो सामान मौजूद है और किस तरह से वो इजराइल से मुख्तलिफ हो सकता है या इजराइल से ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। तो आज के व्लॉग में ये दो पॉइंट्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की तमाम तर अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो बात करते हैं सबसे पहले इजराइल की जानिब से होशरुबा इंकशाफात किए गए थे, किस तरह से ईरान के अंदर रहते हुए उन्होंने ईरानी सरजमीन पर जंग मुसल्लत की, ईरान पर हमला किया, वो आपके सामने रखते हैं। तो इस्राइली अखबार ने इंकशाफ किया है कि तेहरान पर हमला ईरान के अंदर से ही किया गया, यानी कि ये बाकायदा तौर पर ये पूरी दुनिया के सामने ये खबर आई। इस्राइली अखबार के मुताबिक मोसाद ने ईरान में ड्रोन बेस कायम की, ड्रोन्स को एक ही रात में मुतहरिक किया गया। ईरान की ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाली मिसाइल लॉन्चर्स को ड्रोन से निशाना बनाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली ड्रोन बेस तेहरान के करीब कायम की गई। ईरान के एटमी तनसीबात पर हमलों के लिए कई साल पहले मनसूबाबंदी की गई। मोसाद कमांडोज और हसास आलात को ईरान स्मगल किया गया। ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद और इसराइली डिफेंस फोर्स ने मुश्तरका कार्रवाई की। ये काफ़ी हैरानकुन इंकशाफात हैं कि कई साल पहले से ये कार्रवाई की गई और ईरान के अंदर ही प्लानिंग हो रही थी, लेकिन इसका अंदाज़ा नहीं हो सकता। और यहाँ पर ईरान की हुकूमत पर सवालिया निशान उठता है कि आखिर आप इतने बेखबर कैसे हुए। फिर आगे बात करते हैं कि इस्राइली हमले में ईरानी आर्मी चीफ पासदारान इनकलाब के सरबराह और ईरान के 6 एटमी साइंसदानों की शहादत की तस्दीक भी हुई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस्राइली हमले में ईरान के 6 एटमी साइंसदान शहीद हुए। इस्राइली हमले में ईरानी आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद बाकरी, पासदारान इनकलाब के सरबराह जनरल हुसैन सलामी समेत अहम कमांडर्स भी शहीद हुए। सुप्रीम लीडर की सिक्योरिटी पर मामूर अल-कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल इस्माइल कानी भी शहदा में शामिल हैं। यानी कि ये अहम शख्सियात ईरान की शहीद होना ये कोई आम बात नहीं है और जिस तरह से प्लानिंग के तहत ये किया गया है, यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि इतनी बड़ी शख्सियात को बगैर प्लानिंग के हलाक नहीं किया जा सकता। ये प्लानिंग बहुत पहले से थी और ईरान इससे बेखबर रहा, तो ये एक सवालिया निशान यकीनन यहाँ पर उठता है। लेकिन जाहिर सी बात है हम पाकिस्तानी होने के नाते हमारी फुल सपोर्ट जिसे कहते हैं वो ईरान के साथ, और हम चाहते हैं कि ईरान इसमें कामयाब हो, क्योंकि फ़लस्तीन पर जो जुल्म और जहरियत जारी है इजराइल की जानिब से, हम नहीं चाहते कि ईरान पर भी वो वक्त आए और इससे पहले कि ऐसा वक्त आए तमाम मुस्लिम उम्मा को इस हवाले से उठ खड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट के हवाले से कि इस वक्त किसकी फ़ौज ज़्यादा ताकतवर है। ये भी मवाजना आपके सामने रख देते हैं ताकि आपको बेहतर आगाही मिल सके कि किसकी फ़ौज ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन लग रहा था कि शायद इजराइल के आगे ईरान कुछ भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा हैरानकुन और बहुत ही एक ज़बरदस्त बात हो चुकी है। तो बात करेंगे कि इस वक्त अगर ईरान के पास 6,10,000 फ़ाल फ़ौजी एहलकार मौजूद हैं, जिनमें से 3.5 लाख फ़ौज में, 1,90,000 पासदारान इनकलाब में, 18,000 बहरिया में, 37,000 फ़िज़ाइया में और 15,000 एयर डिफेंस में शामिल हैं। ये बात हो रही है ईरान की। इसके अलावा ईरान के पास 3,50,000 की रिज़र्व फ़ौज भी है, यानी ऐसे फ़ौजी जिन्हें ज़रूरत पड़ने या जंग की सूरत में इस्तेमाल किया जा सकता है, बैरूनी ख़तरे की सूरत में बुलाया भी जा सकता है। दूसरी तरफ इजराइल के पास 1,70,000 फ़ाल फ़ौजी एहलकार हैं, जिनमें से 1,26,000 फ़ौज में, 9,500 बहरिया में और 34,000 फ़िज़ाइया में शामिल हैं। इजराइल के पास 4,65,000 की रिज़र्व फ़ौज मौजूद है। यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ईरान के पास मैन पावर ज़्यादा है।
दिफाई बजट के हवाले से अगर हम बात करें कि कौन सा मुल्क अपने दिफाई बजट पर कितना खर्च करता है, तो ये भी मवाजना आपके सामने रख देते हैं। तो ईरान ने 2023 में दिफा पर 10.3 बिलियन डॉलर खर्च किए, जो 2022 के मुकाबले में 0.6% ज़्यादा थे, जबकि इजराइल ने 2023 में दिफा पर 27.5 बिलियन डॉलर खर्च किए, जो 2022 के मुकाबले में 24% ज़्यादा थे। इस इजाफे की एक बड़ी वजह 7 अक्टूबर 2023 के बाद फ़लस्तीन पर इजरायली हमले हैं, जो अब तक जारी हैं, और इन हमलों में अब तक 60,000 के करीब फ़लस्तीनियों की शहादत हो चुकी है। ये आपके सामने मैंने रख दिया दिफाई बजट। और इसके अलावा अब हम बात करते हैं जंगी आलात दोनों मुल्कों के पास किस तरह से हैं और कितनी तादाद में मौजूद हैं, ये भी आपके सामने रखते हैं। तो ईरान के पास 10,500 जंगी टैंक, 6,800 तोपें और 640 से ज़ायद बख्तर बंद गाड़ियाँ हैं। ईरानी फ़ौज के पास 50 हेलीकॉप्टर, जबकि पासदारान इनकलाब के पास 5 हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। इसराइल के पास तकरीबन 400 जंगी टैंक, 530 तोपें और 1,190 से ज़्यादा बख्तर बंद गाड़ियाँ हैं। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें फ़िज़ाइया की, तो फ़िज़ाइया एतबार से किसकी फ़ौज ज़्यादा ताकतवर है, ये भी आपके सामने रखते हैं। तो ईरानी फ़िज़ाइया के पास 312 जंगी तैयारे हैं और पासदारान इनकलाब के पास 23 तैयारे हैं। फ़िज़ाइया के पास 2 हमलावर हेलीकॉप्टर, फ़ौज के पास 50 और पासदारान इनकलाब के पास 5 हैं। इसराइली फ़िज़ाइया के पास 345 जंगी तैयारे और 43 हमलावर हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जौहरी सलाहियतों के हवाले से, तो इजराइल के पास अंदाज़न 90 जौहरी हथियार मौजूद हैं। ईरान के पास जौहरी हथियार ना होने के बराबर हैं, लेकिन इसका जौहरी प्रोग्राम जदीद है और वो कई जौहरी तनसीबात और तहकीकी मराकज़ चलाता है। तो ये आपके सामने कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैंने आपके सामने रखी है। इस इन्फॉर्मेशन से ये अंदाज़ा तो होता है कि इजराइल ताकतवर है, लेकिन जिस तरह से ईरान भरपूर जवाबी कार्रवाई कर रहा है, इससे लग रहा है कि ईरान भी कमज़ोर नहीं है। तो इस वक्त ये कहना कबल वक्त होगा कि आखिर जीत किसकी होगी। जीत हार का सिलसिला तो लगा रहता है, लेकिन ये खित्ते में काफ़ी एक कशीदगी पैदा हो रही है। तो मेरे ख्याल से इसको जल्द से जल्द रुक जाना चाहिए। और बात करें अमेरिका की, तो आपको पता है कि अमेरिका इजराइल का एक पक्का दोस्त है और वो इजराइल का साथ दे रहा है। और ये जो जंग शुरू हुई है, ये अमेरिका के बग़ैर नामुमकिन थी, यानी कि अमेरिका ने इसमें अपनी रज़ामंदी ज़ाहिर की है। और दूसरी आपके साथ एक और ख़बर अक्सर शेयर करनी है कि कल इतवार के रोज़ ईरान और अमेरिका के दरमियान एक मुज़ाकरात होना था जौहरी प्रोग्राम को लेके। अब उस हवाले से अब खबरें आ रही हैं कि शायद वो जौहरी प्रोग्राम के मुज़ाकरात ना हो सकें, और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि अमेरिका अभी भी चाहता है कि ईरान मुज़ाकरात के टेबल पर बैठ जाए। अगर वो मुज़ाकरात के टेबल पर नहीं बैठ जाए तो उसको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इस पर ईरान ने कहा है कि हम किसी सूरत अब मुज़ाकरात के टेबल पर नहीं बैठेंगे। एक तो आपने हम पर जंग मुसल्लत की और ऊपर से आप हम पर प्रेशर डाल रहे हैं कि हम मुज़ाकरात के टेबल पर बैठें। तो अब देखना यह है कि बैनुल-अक़वामी दुनिया है वो आखिर किस तरह से इस तमाम तर चीज़ों को लेती है, और आखिर इस कशीदगी का क्या नतीजा निकलता है। क्या इजराइल को रोक पाएंगे, क्या ईरान दूसरा फ़लस्तीन बनने जा रहा है। ये एक बहुत ज़्यादा लम्हा फ़िक्रिया है और इसमें पूरी दुनिया को किरदार अदा करना चाहिए और इजराइल को शटअप कॉल देनी चाहिए, ताकि वो ये अपना किस्सा, ये जो उसने एक दरिंदगी खित्ते में फैलाई हुई है, इसको जल्द अज जल्द ख़त्म करना चाहिए। वरना इस तरह से तो कल को कोई और इस्लामी मुल्क इजराइल की जद में आ सकता है। तो ये सिलसिला जल्द अज जल्द रुकना चाहिए, वरना इसका बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मज़ीद न्यू खबरों के साथ आपसे मुलाकात होगी, लेकिन आज के व्लॉग से इतना ही। मुझे अनीता को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।